आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पास्ट पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये पेपर हेल्ड किया जाता है बाय अ यूनिवर्सिटी नेम्ड एज सिज़म्बो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो फेडरल बोर्ड से रिलेटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं, वो इस यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं एंड दिस यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 2014। सो पास्ट पेपर में इसके टोटल 81 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन को अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट, ऑप्शंस और आंसर, राइट आंसर क्या है, बाकी जो ऑप्शंस हैं उनमें से आंसर राइट क्यों नहीं हो सका, तो ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इन द बॉडी ऑफ एनिमल इज लिपिड बेस्ड इन नेचर। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है कि कौन से हार्मोन की कॉम्पोजिशन में लिपिड शामिल है। So we have four options: alpha is insulin, beta is FSH, Charlie is oxytocin, delta is aldosterone। लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन का ताल्लुक जो सिलेबस गिवन है एमडी कैट का उसके किस टॉपिक से है। सो ये है जी टॉपिक नंबर 5, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमने ये देखना है कि चारों में से कौन से हार्मोन की नेचर है लिपिड। सो if you talk about insulin, insulin is a protein. Insulin is protein in nature. FSH is a glycoprotein, यानी वो भी प्रोटीन है। Oxytocin is a polypeptide. Polypeptide means के इसमें टोटल 9 अमीनो एसिड्स हैं। जैसे एक और हार्मोन होता है जिसमें 9 अमीनो एसिड्स होते हैं और वो होता है एडीएच। सो हमारा आंसर है एल्डोस्टेरॉन। सो एल्डोस्टेरॉन, बेसिकली एल्डोस्टेरॉन इज अ स्टीराइड हार्मोन। एल्डोस्टेरॉन के अलावा और भी बहुत सारे हार्मोन स्टीराइड हार्मोन हैं, जैसे टेस्टोस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है। सो आप ये देख सकते हैं कि जितने भी स्टीराइड हार्मोन्स होंगे उसमें ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। जब आप आगे जाके मेडिकल में स्टडी करेंगे स्टीराइड हार्मोन्स की सेंसिस को, तो आप ये देखोगे कि डिफरेंट हार्मोन्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है। उसके अंदर 17 कार्बन मिनिमम होंगे और बाकी जो डिफरेंस है डिफरेंट हार्मोन में वो एक या दो फंक्शनल ग्रुप्स का होता है। बहरहाल इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डेल्टा एल्डोस्टेरॉन। So next is question number 2. Which of the following base pairing maintains the constant diameter of the DNA double helix as per Watson and Crick's model? तो यहाँ पे हमने आंसर करना है बेस पेयरिंग का कि कौन सी बेस पेयरिंग की वजह से डीएनए का डायमीटर कांस्टेंट रहता है। ऑप्शंस क्या है? पहला ऑप्शन है प्यूरिन, एंड प्यूरिन में क्या बॉन्डिंग होती है। बीटा ऑप्शन है क्या पैरामिडिन और पैरामिडिन में बॉन्डिंग होती है। चार्ली ऑप्शन है कि क्या प्यूरिन और पैरामिडिन में बॉन्डिंग होती है और डेल्टा ऑप्शन है कि क्या शुगर फॉस्फेट बॉन्डिंग होती है। तो इस क्वेश्चन का ताल्लुक है टॉपिक नंबर 3, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। सो आपको पता है कि डीएनए के अंदर प्यूरिन और पैरामिडिन में बॉन्डिंग होती है और बॉन्डिंग के सेंस में है कि एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ और गुआनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। सो हमारा आंसर है इसके अंदर चार्ली। और आप ये देख सकते हैं कि ये डीएनए का जो डायमीटर है ये कांस्टेंट है एंड इट इज 2 नैनोमीटर। और स्टेबल डीएनए के अंदर जो बॉन्डिंग है वो हमेशा एक पैरामिडीन, एक प्यूरिन और पैरामिडीन में। यहाँ पे भी आप देखें कि ये पैरामिडीन और प्यूरिन है। अब प्यूरिन और प्यूरिन में बॉन्डिंग क्यों नहीं है, पैरामिडीन और पैरामिडीन में बॉन्डिंग क्यों नहीं? बिकॉज देखें प्यूरिन आर डबल रिंग्ड एंड पैरामिडीन आर सिंगल रिंग्ड। अगर दो प्यूरिन में बॉन्डिंग हो जाए तो डीएनए का डायमीटर 2 नैनोमीटर नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा एनलार्ज हो जाएगा। और प्यूरिन के फौरन बाद अगर दो पैरामिडीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो फिर डायमीटर 2 नैनोमीटर से कम हो जाएगा। यानी अगर प्यूरिन और प्यूरिन, पैरामिडीन और पैरामिडीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो डीएनए का डायमीटर कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो डीएनए के डायमीटर को कांस्टेंट रखने के लिए हमेशा एक प्यूरिन और पैरामिडीन में बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जाएगी। और जो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है ये तो खैर प्राइमरी बॉन्ड होता है, ये बैकबोन होती है डीएनए और आरएनए की। तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या है जी? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मसल टाइप इज अंडर कॉन्शियस कंट्रोल एंड इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब यहाँ पे दो कीवर्ड्स हैं, एक क्या है कि कॉन्शियस कंट्रोल और दूसरा उस मसल के हर सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। ऑप्शन क्या है? स्मूथ मसल बीटा है, स्केलेटल मसल चार्ली है, कार्डिक मसल डेल्टा है, विसरल मसल। अब विसरल मसल हम स्मूथ मसल को कहते हैं और इस क्वेश्चन का ताल्लुक है टॉपिक नंबर 9 स्पोर्ट एंड मूवमेंट से।
तो आंसर है स्केलेटल मसल, बिकॉज जो स्मूथ मसल है वो अनकॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं और वो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। वैसे ही जो कार्डिक मसल्स हैं वो अनकॉन्शियस कंट्रोल में है और वो भी यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। कार्डिक जो सेल्स होते हैं ना कार्डिक मसल्स के, वो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन जब फाइबर बनता है तो वो मल्टीन्यूक्लिएटेड बन जाते हैं। सो इसलिए राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसके अंदर? बीटा। हियर यू कैन सी कि एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद है। अब ऐसा क्यों है? देखें, एक अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है जिसे हम बोलते हैं मायोब्लास्ट। अब हर मायोब्लास्ट में एक न्यूक्लियस होता है। जब बहुत सारे मायोब्लास्ट मिलकर एक स्केलेटल मायोसाइट या मैच्योर सेल बनाते हैं तो एवरी मायोब्लास्ट कंट्रीब्यूट्स इट्स न्यूक्लियस, तो एक सेल में फिर बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई हो जाएंगे। सो राइट ऑप्शन इज बीटा, स्केलेटल मसल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू इज कंप्लीटली ए वैस्कुलर एंड हील्स स्लोली। यहाँ पे दो कीवर्ड्स हैं कि एक उसके पास ब्लड सप्लाई नहीं, और अगर ब्लड सप्लाई नहीं है तो जाहिर है हीलिंग का प्रोसेस स्लो होगा। ऑप्शंस हैं अल्फा ऑप्शन बोन, बीटा ऑप्शन कार्टिलेज, चार्ली ऑप्शन एडिपोज टिश्यू, डेल्टा है एरोलर टिश्यू। सो इस क्वेश्चन का ताल्लुक भी स्पोर्ट एंड मूवमेंट टॉपिक नंबर 9 से है। अब देखिए, बोन के पास वास्कुलर सप्लाई होती है इसलिए बोन हीलिंग जल्दी हो जाती है। एडिपोज टिश्यूज ये फैट को स्टोर करते हैं, इनके पास भी ब्लड सप्लाई है। एरोलर टिश्यूज ये बेसिकली जेलिंग का काम करते हैं, टिश्यूज को आपस में अटैच रखते हैं, इनके पास भी ब्लड सप्लाई है। तो आंसर क्या बनेगा? कार्टिलेज। कार्टिलेज के पास ब्लड सप्लाई नहीं है इसलिए नियर बाय सेल से डिफ्यूजन के जरिए अपने मटेरियल हासिल करते हैं। आप ये देख सकते हो कि ये यहाँ से और यहाँ तक ये सारे का सारा क्या है? ये है कार्टिलेज। और कार्टिलेज में कौन से सेल्स होते हैं? यस, आंसर क्या होना चाहिए? कॉन्ड्रोसाइट्स। तो आप ये कॉन्ड्रोसाइट्स देख सकते हैं। तो अगर आप गौर से इस डायग्राम को देखेंगे तो ब्लड सप्लाई कार्टिलेज तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए कार्टिलेज की जो इंजरी है वो स्लोली हील होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बीटा, कार्टिलेज। नेक्स्ट है जी, कार्डियक मसल्स आर डिफरेंट फ्रॉम स्केलेटल मसल्स बिकॉज दे। कार्डियक मसल का डिफरेंस बताना है, स्केलेट यानी पहले आपने स्केलेटल मसल का डिफरेंस नहीं बताना, जनरली नहीं पूछा जा रहा है, वही पूछा जा रहा है कि कार्डिक सेल्स या कार्डिक मसल्स स्केलेटल मसल से डिफरेंट क्यों हैं। ऑप्शन जी, पहला लैक्स टीरिएशंस या इनमें स्ट्रिप नहीं होते, बीटा है आर वोलेंट्री एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, चार्ली ऑप्शन है आर इनवोलेंट्री एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, डेल्टा है आर स्टीरिएटेड बट इनवोलेंट्री। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता बिकॉज कार्डिक मसल्स आर स्टीरिएटेड, वैसे नहीं होते जैसे स्केलेटल मसल है बट दे आर स्टीरिएटेड। बीटा है जी के वोलेंट्री हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये दोनों बातें ही गलत हैं, वो इनवोलेंट्री होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होता। चार्ली है इनवोलेंट्री एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसमें पहली बात ठीक है कि इनवोलेंट्री होते हैं लेकिन वो मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होते। तो हमारे पास बचा डेल्टा ऑप्शन जो कहलाता है कि वो मसल स्टीरिएटेड हैं और इनवोलेंट्री हैं। लेकिन ज़ाहिर है इसको क्वेश्चन को हम ये देख लेते हैं कि किस टॉपिक से है, तो ये अगेन स्पोर्ट एंड मूवमेंट से है और ये इसका राइट आंसर बनता है डेल्टा कि ये स्टीरिएटेड हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये स्टीरिएशंस आपको नज़र आ रही हैं और ये इनवोलेंट्री कंट्रोल के अंदर मौजूद है, यानी आप किसी के दिल की धड़कन रोक सकते हैं, अपने दिल की धड़कन को नहीं रोक सकते। जब से हार्ट बनेगा वो बीट करना शुरू करेगा और कब तक बीट करता रहेगा? जब तक डेथ नहीं हो जाएगी। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑर्गेनेली गिव्स राइज टू प्राइमरी लाइसोसोम थ्रू बडिंग इन यूकैरियोटिक सेल। सो बडिंग के जरिए प्राइमरी लाइसोसोम कौन सा ऑर्गेनेली बनाता है? ऑप्शंस हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अल्फा ऑप्शन है, बीटा है आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चार्ली ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डेल्टा ऑप्शन है गोल्जी सिस्टर्ने। और इस क्वेश्चन का ताल्लुक है टॉपिक नंबर 4 जो कि सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो देखिए, एससीआर से लाइसोसोम बर्ड ऑफ नहीं होता, हाँ आरईआर पर लाइसोसोम्स के एंजाइम्स बनते हैं। देखिए, लाइसोसोम में दो चीज़ें हैं, एक एंजाइम्स हैं जो आरईआर बनाता है, प्लस जब तक उन एंजाइम्स की पैकिंग नहीं होगी, मेम्ब्रेन उन्हें रैप अप नहीं करेगी, वो एक ऑर्गेनेली की शेप में नहीं आ सकते। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डेल्टा, गोल्जी सिस्टर्ने, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी लाइसोसोम से कोई ताल्लुक नहीं है। आरईआर एंजाइम्स को प्रिपेयर करता है और वो उन्हें भेजता है एससीआर के थ्रू गोल्जी एपरेटस के पास, गोल्जी एपरेटस उनके इर्द गिर्द सिस्टर्ने मेम्ब्रेन की पैकिंग करते हैं और फिर इसने ये देखें यहाँ से बडिंग हो रही है ना, तो ये जो मैचुरिंग फेज है गोल्जी एपरेटस का, वहाँ से प्राइमरी लाइसोसोम ने बर्ड ऑफ होना होता है। जब वो बर्ड ऑफ हो जाएगा तो फिर वो कहलाता है प्राइमरी लाइसोसोम। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा, गोल्जी सिस्टर्ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A mutation prevents proper disulfide bond formation in a fibrous protein, causing brittle nails and slow hair growth. Which of the following protein substance would be affected? So हमारे पास चार ऑप्शन है, क्या इलास्टिन अफेक्ट होगी, क्या एक्टिन अफेक्ट होगी, या कैरेटिन अफेक्ट हुई होगी, या कोलेजन। अब यहाँ पे नेल्स का जिक्र है और हेयर का जिक्र है, और इस क्वेश्चन का ताल्लुक है टॉपिक नंबर 3 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से। देखिए इलास्टिन जो है उसमें इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, यूजुअली इट इज प्रेजेंट इन एल्वियोलाई। एक्टिन मसल्स के अंदर है, कोलेजन कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर है, लेकिन वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेल्स एंड हेयर। नेल्स और हेयर में और स्किन में होती है केराटिन, सो आंसर शुड बी केराटिन। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। केराटिन में अगर म्यूटेशन हो गई, प्रॉपरली नहीं बनी, तो उससे अफेक्ट होगी नेल्स, ब्रिटल होना यानी टूटना शुरू हो जाते हैं, उनकी शेप सही नहीं बनती, और हेयर ग्रोथ भी बॉडी पे स्लो होती है। क्वेश्चन नंबर 8, in muscle fibers T tubules are extensions of the sarcolemma that penetrate into cells interior. What is their main function during muscle contraction? पहला ऑप्शन है अनलॉक एक्टिन्स बाइंडिंग साइट, बीटा ऑप्शन है कंडक्ट नर्व इंपल्सेस डीप इनटू द मसल सेल, चार्ली ऑप्शन है सिंथेसाइज ग्लाइकोजन इन द सार्कोप्लाज्म, डेल्टा है स्टोर कैल्शियम आयंस विद इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस क्वेश्चन का ताल्लुक भी स्पोर्ट एंड मूवमेंट से। देखें एक्टिन की बाइंडिंग साइट को अनलॉक करना टी टेब्यूल का काम नहीं, वो तो कैल्शियम बाइंड करता है ट्रोपोनिन से, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायसिन को पुश करती है, तो अल्फा ऑप्शन नहीं हो सकता। नर्व इंपल्स को कंडक्ट करना, ये आंसर ठीक लग रहा है। चार्ली है क्या वो सार्कोप्लाज्म में ग्लाइकोजन सिंथेसाइज करता है, तो ग्लाइकोजन सिंथेसाइज करना टी टेब्यूल का फंक्शन नहीं है, और ना ही कैल्शियम को स्टोर करना इसका फंक्शन है, तो इसलिए इसमें राइट ऑप्शन बनेगा बीटा। बिकॉज देखें ये आप देख सकते हो कि ये हम टी टेब्यूल देख रहे हैं, टी टेब्यूल के दोनों तरफ मौजूद है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस टी टेब्यूल यानी सार्कोलीमा पर रिसेप्टर है, इस पर आकर बाइंड होगा एसिटाइलकोलिन, और यहाँ पे नर्व इंपल्स स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो नर्व इंपल्स टी टेब्यूल पे फ्लो कर रही है, ये दोनों तरफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ट्रांसफर होगी, और यहां से फिर कैल्शियम आयंस वगैरह जो इसके अंदर स्टोर हैं वो रिलीज होंगे, और फिर आगे मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन 9, पॉलीसेकेराइड्स सच एज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर मेनली यूज्ड फॉर। अल्फा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ओनली, बीटा है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज, चार्ली एंजाइम कैटालिसिस, डेल्टा रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में इनका कोई काम नहीं, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में सेलुलोज और काइटिन आ जाते हैं, और ये एनर्जी स्टोरेज में रोल प्ले करते हैं, बीटा ऑप्शन ठीक हो सकता है। एंजाइम कैटालिसिस में इनका कोई रोल नहीं है, और ये क्या रेडी सोर्स फॉर एनर्जी है। अब इस क्वेश्चन का ताल्लुक है टॉपिक 3 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से, सो राइट आंसर इसमें है कि ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज में रोल प्ले करते हैं, यानी जब भी जरूरत होगी तो ये स्टार्च और ग्लाइकोजन ब्रेक होंगे इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज फिर सेलुलर रेस्पिरेशन में जाके क्या बना देगा, एटीपी। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन 10, इन अ क्रोमोसोम positively charged histone proteins are organized with negatively charged DNA. The positive charges of the histone are due to abundance of basic amino acid. हमने वो basic amino acids बताने हैं जो histone proteins में होते हैं। ऑप्शन है arginine and alanine, बीटा है arginine and lysine, चार्ली है lysine and alanine, डेल्टा है phenyl alanine and arginine। इस क्वेश्चन का ताल्लुक भी है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से। देखिए बेसिक अमीनो एसिड्स ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो तीन होते हैं, आर्जिनिन है, लाइसिन है और हिस्टिडीन है। अगर आप ऑप्शन में देखें तो पहले ऑप्शन में आर्जिनिन और एलानिन है, आर्जिनिन तो ठीक है लेकिन एलानिन पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड नहीं है। बीटा ऑप्शन है आर्जिनिन और लाइसिन, ये दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स हैं। चार्ली में लिखा है लाइसिन तो ठीक है लेकिन एलानिन अगेन पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड नहीं है, और जो फिनाइल एलानिन है ये तो वैसे ही एक नॉन पोलर अमीनो एसिड होता है, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसमें, बीटा आर्जिनिन एंड लाइसिन। आर्जिनिन और लाइसिन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो डीएनए के नेगेटिव चार्ज को अपने साथ अट्रैक्ट करता है, और एक बेसिक स्ट्रक्चर बनता है डीएनए और प्रोटीन को मिला के, दैट इज न्यूक्लियोसोम। सो न्यूक्लियोसोम इज द फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्वेश्चन 11, द एनवेलप इन अ वायरस इज डेराइव्ड फ्रॉम के एनिमल वायरस के इर्द की जो कवरिंग होती है ना, फॉस्फोलिपिड की लेयर हम देखते हैं, वो कहाँ से आती है।
सो अल्फा ऑप्शन है होस्ट सेल राइबोसोम से आता है। देखिए राइबोसोम के पास तो अपनी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। बीटा है होस्ट सेल मेम्ब्रेन, यस होस्ट सेल मेम्ब्रेन आंसर हो सकता है। चार्ली है वायरल कैप्सिड प्रोटीन्स, कैप्सिड वायरस की कैप्सिड प्रोटीन्स के पास भी कोई कवरिंग नहीं होती। डेल्टा वायरल जीनोम रेप्लिकेशन, तो क्या देखें बहुत सारे एनवर वायरसेस आरएनए वायरसेस भी होते हैं और डीएनए वायरसेस भी होते हैं, तो जब इनके जीनोम रेप्लिकेट करते हैं तो तब उस दौरान भी कहीं से फॉस्फोलिपिड की लेयर नहीं आती। सो इस क्वेश्चन का ताल्लुक है टॉपिक नंबर 1 से, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, बीटा होस्ट सेल मेम्ब्रेन। जब भी वायरस देखें ये वायरसेस क्या कर रहे हैं, ये बर्ड ऑफ कर रहे हैं। जब ये वायरल पार्टिकल मुकम्मल तौर पे यानी अपनी चीज़ें एक असेंबल कर लेता है ना, असेंबल करने के बाद जब इसने मूव ऑन करना है, जैसे HIV करता है, HIV टी हेल्पर लिम्फोसाइट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपने इर्द गिर्द रैप अप कर लेता है, तब वो कहलाता है एनब्लड वायरस। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइलिन शीथ एक्स एज, माइलिन शीथ का रोल पूछा गया है जो कि एक लिपिड की लेयर है, न्यूरोग्लियल सेल्स प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन का। अल्फा ऑप्शन प्रोटेक्टर, बीटा ऑप्शन इंसुलेटर, चार्ली ऑप्शन सेंसर, डेल्टा ऑप्शन सपोर्टर। और इस क्वेश्चन का ताल्लुक है टॉपिक नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंट्रोल से। तो हमने ये पढ़ा है कि माइलिन शीथ एक इंसुलेटर है, एक न्यूट्रिशन में रोल प्ले करती है, प्रोटेक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो राइट ऑप्शन इसके अंदर है बीटा। देखें बीटा हमने क्यों चूज किया, देखिए ये यहां से यहां तक है माइलिन शीथ, और जहां माइलिन शीथ नहीं है ये वाला पार्ट ब्लू जो आपको नजर आ रहा है ये है नोड ऑफ रेनवेयर। तो माइलिन शीथ का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि उसने इंसुलेशन प्रोवाइड करनी है, जिससे नर्व इंपल्स की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं उनमें नर्व इंपल्स की स्पीड कितनी होती है, 120 मीटर पर सेकंड, और जो नॉन माइलिनेटेड हैं उनमें होती है 123 मीटर पर सेकंड। तो माइलिन शीथ की वजह से जो इंसुलेशन प्रोवाइड होती है उससे नर्व इंपल्स को फ्लो करने में रेजिस्टेंस कम से कम हो जाएगी, डायमीटर ज़्यादा रेजिस्टेंस कम, और शां करके नर्व इंपल्स गुजर जाएगी। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। अगला क्वेश्चन है जी 13, डीएनए आरएनए प्रोब्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज। हमने पढ़ा हुआ है कि डीएनए और आरएनए प्रोब्स क्या है, सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लाइट इमिट करते हैं। सो पहला ऑप्शन है डायग्नोस्टिक टूल फॉर इन्फेक्शियस डिजीज, बीटा है कैरियर इन जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो ज़ाहिर है ये कैरियर के तौर पर रोल प्ले नहीं करते, कैरियर के अंदर वो बैक्टीरियोफेजेस और प्लाज्मिड्स आ जाते हैं। 40 सोमैटिक मटेरियल इन सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्निक है जिसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं, उनमें भी इसका रोल नहीं है। डेल्टा है कैरियर और वेक्टर इन जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में भी ये एज अ कैरियर या वेक्टर काम नहीं करते। इस क्वेश्चन का ताल्लुक है बायोटेक्नोलॉजी से। सो यस योर आंसर इज अल्फा, कि ये इन्फेक्शियस डिजीजेस को डायग्नोस करने में रोल प्ले करते हैं। यानी कोई इन्फेक्टेड टिश्यू है, उस टिश्यू को लिया जाएगा, ज़ाहिर है उसमें अगर वो वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें या डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो जब आप प्रोब ऐड करेंगे, डीएनए प्रोब ऐड करेंगे या उसमें आरएनए प्रोब ऐड करेंगे, तो ये डीएनए और आरएनए प्रोब जाके वो जो स्पेसिफिक वायरस मौजूद है इस सैंपल के अंदर उसके साथ इन्होंने जाकर बाइंड कर जाना है। देखिए जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है कि ये डीएनए प्रोब है और ये पैथोजन का डीएनए है, तो इनकी आपस में बाइंडिंग होना शुरू हो जाएगी। और चूंकि लाइट इमिट करता है तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि प्रोब सही जगह पर जाकर बाइंड हो गया है, और हमें आइडिया हो जाएगा कि वाकई ही इस टिश्यू के अंदर ये स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन मौजूद है। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। 14 इज द इवेंट दैट अकर्स फर्स्ट ड्यूरिंग स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस में पहले कौन सा स्टेप होगा। अल्फा जी क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, बीटा है रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चार्ली पावर स्ट्रोक, डेल्टा मायोसिन हेड बाइंड्स टू एटीपी। सो देखिए सबसे पहले कैल्शियम ने रिलीज होना होता है, कैल्शियम जाके ट्रोपोनिन से बाइंड होता है, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायसिन को पुश करती है, ट्रोपोमायसिन जब हटेगा तो एक्टिन की वो साइड जहां पे मायोसिन ने बाइंड करना है वो एक्सपोज होगा, मायोसिन बाइंड हो जाएगा। यानी जब मायोसिन बाइंड होता है तो हम कहते हैं कि क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगी और तभी एटीपी को हाइड्रोलाइज किया जाएगा और उसके बाद वो एक्टिन को मूव करता है, फिर बनता है पावर स्ट्रोक। अब इस क्वेश्चन का ताल्लुक है टॉपिक नंबर 9 से, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा बीटा, कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने पहले कैल्शियम रिलीज करना है, उसके बाद ये सारे बाकी इवेंट्स होते हैं। 15 इज when genes are linked they tend to alpha
सेग्रीगेट रैंडमली, बीटा है क्रॉस ओवर एवरी टाइम, चार्ली है स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, डेल्टा है बी इनहेरिटेड सेपरेटली। तो इसका ताल्लुक है टॉपिक नंबर 10 इनहेरिटेंस से। तो लिंक जीन्स वो जीन्स हैं जो सेम क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं। ज़ाहिर है एक क्रोमोसोम पे जितने जीन्स हैं, जब वो अगली सेल में जाएंगे, अगली जनरेशन में जाएंगे, तो एक क्रोमोसोम के जितने जीन्स हैं वो इकट्ठे इनहेरिट होंगे। सो राइट ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर, चार्ली, के दे स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। वो रैंडमली सेग्रीगेट नहीं कर सकते। देखें, जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक सेल से दूसरे सेल में उसने जाना है, तो उनकी इनहेरिटेंस एक क्रोमोसोम के सारे जीन्स की ऐसी होगी। ये नहीं हो सकता कि क्रोमोसोम नंबर का जो जीन 1 है वो कहे जी मैं अगले साल में क्रोमोसोम नंबर 1 पे नहीं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ क्रोमोसोम नंबर 3 पे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज एक्यूरेटली। जीन लिंकेज को प्रॉपरली अगर आपने मेजर करना है तो क्या चीज़ चाहिए? अल्फा लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी चाहिए, या स्मॉल सैंपल साइज से काम हो जाएगा, या सिर्फ मेल फ्लाइज को यूज़ करने से है, या म्यूटेशन को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा? इस क्वेश्चन का ताल्लुक भी इनहेरिटेंस से है। तो ऑब्वियसली देखें, जब भी आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हमें लार्ज सैंपल साइज चाहिए होता है, बिकॉज जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है क्वालिटी के ऊपर। सो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? अल्फ़ा लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी होगी तो हम अच्छे तरीके से जीन लिंकेज के फिनोमेना को डिटेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक जनरेशन में अगर 1000 फ्लाइज प्रोड्यूस हो गई हैं तो हम काउंट कर सकते हैं ना कि कितने रिकम्बिनेंट हैं, कितनी पेरेंटल कॉम्बिनेशंस में हैं। अगर रिकम्बिनेंट कॉम्बिनेशन में है तो कौन कौन सी टाइप के रिकम्बिनेंट कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए लार्ज सैंपल साइज का होना ज़रूरी है। सो राइट ऑप्शन अल्फ़ा। 17 है, द एंड ऑफ स्केलेटल मसल अटैच विद द मूवेबल बोन इज, यानी मूवेबल बोन के साथ मसल का कौन सा हिस्सा अटैच है? इंसर्शन है, या ओरिजिन है, या टेंडन है, या बेली है? इस क्वेश्चन का ताल्लुक है स्पोर्ट एंड मूवमेंट से। देखिए, मसल के 3 पार्ट्स होते हैं, ओरिजिन, बेली एंड इंसर्शन। तो ओरिजिन अटैच होता है इमूवेबल बोन से, ठीक है, जो बेली है उसने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है। इंसर्शन अटैच होता है मूवेबल बोन से, और टेंडन आपको पता है वो कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मसल को बोन से अटैच करता है। सो राइट ऑप्शन इसके अंदर बनेगा अल्फा, इंसर्शन। तो दिस पार्ट इज नोन एज ओरिजिन एंड दिस पार्ट इज नोन एज इंसर्शन, और ये पार्ट है बेली यानी टिड्डी जिसने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा अल्फा। 18 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन बिटवीन एल्डोस्टेरॉन, सेक्स हार्मोन एंड कॉर्टिसोन, यानी इन सब हार्मोन्स में क्या चीज कॉमन है? क्या ये सारे के सारे पेप्टाइड्स हैं, या ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, या ये स्टीराइड्स हैं, या ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं? देखिए, फॉस्फोलिपिड के नेचर का तो कोई भी हार्मोन नहीं है, इसलिए अल्फा बीटा ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब एल्डोस्टेरॉन, सेक्स हार्मोन, कॉर्टिसोन, ये सारे के सारे स्टीराइड हार्मोन हैं, तो जाहिर है ये ना पेप्टाइड्स हैं ना ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली कि ये स्टीराइड हार्मोन्स हैं, और इस क्वेश्चन का ताल्लुक है कोऑर्डिनेशन कंट्रोल से। अगर आप इस यहाँ पे देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं स्टीराइड न्यूक्लियस, इट इज प्रेजेंट इन एवरी टाइप ऑफ स्टीराइड हार्मोन, चाहे एल्डोस्टेरॉन है, चाहे सेक्स हार्मोन है, चाहे कॉर्टिसोन है, कोई भी हार्मोन यू नेम इट, सब के अंदर ये जो स्टीराइड न्यूक्लियस है ये लाजमी तौर पर मौजूद है, और इसी में मॉडिफिकेशंस की वजह से आगे बाकी हार्मोन्स बनेंगे। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूरिकोटिलिक विद रेफरेंस टू एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड? क्या ह्यूमन यूरिकोटिलिक हैं, या फ्रेश वाटर फिश है, या स्नेक है, या फ्रॉग है? देखिए, ह्यूमन जो है वो यूरियोटिलिक है क्योंकि हमारे पास मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर है। फ्रेश वाटर फिश और जो फ्रॉग है वो अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर में मौजूद हैं एज कम्पेयर टू स्नेक, तो अम्यूनिटिलिक हो सकते हैं या, लेकिन वो यूरिकोटिलिक की कैटेगरी में नहीं आते। अब इस क्वेश्चन का ताल्लुक है होम्योस्टेसिस से, सो राइट ऑप्शन इसमें है चार्ली। स्नेक इज अ यूरिकोटिलिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये यूरिक एसिड को एज अ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करके बॉडी से बाहर निकालता है, बिकॉज ये बहुत ही कम सप्लाई ऑफ वाटर में सर्वाइव करते हैं। सो क्वेश्चन 20 इज यूरोटिलिज्म। रिलेटिज्म क्या है कि अगर यूरिया को एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से रिमूव किया जाए तो यूरोटिलिज्म एडेप्टेशन है किस एनवायरनमेंट की? क्या कोल्ड वेदर में? तो कोल्ड वेदर में ये ज़रूरी नहीं है
कि कोल्ड वेदर के अंदर एक खास किस्म के ही वेस्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाएगा। बीटा लेस अवेलेबिलिटी वाटर, ये हो सकता है बिकॉज लेस अवेलेबिलिटी वाटर एज कंपेयर टू किन ऑर्गेनिजम्स के जो अमोनिया को एज अ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज अमोनिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसके लिए बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। चार्ली, फ्लडेड एनवायरमेंटल कंडीशंस, नो, अगर बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबल है तो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, और फूड शॉर्टेज का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्वेश्चन है होम्योस्टेसिस से, सो राइट ऑप्शन बनेगा लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। चूंकि ऑर्गेनिजम्स के पास मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर है, तो इस वजह से उन्होंने एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन क्या की कि उन्होंने अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया विद द हेल्प ऑफ यूरिया साइकिल। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। 21 इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम एक्सेप्ट, यानी क्या चीज लिम्बिक सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। अल्फा है प्रोड्यूस बेसिक एंड प्रिमिटिव इमोशंस एंड ड्राइव्स, दैट इज ट्रू। बीटा है कि मेमोरीज फॉर्मेशन में रोल है, ये भी ठीक है। चार्ली है कि इट कंसिस्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, अमिग्डाला एंड हिप्पोकैम्पस, ये बात भी ठीक है। डेल्टा है कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ आइज के रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल नहीं करता। इस क्वेश्चन का ताल्लुक है कोऑर्डिनेशन कंट्रोल से। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा, के अल्फा बीटा चार्ली की स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड विद लिम्बिक सिस्टम एंड डेल्टा इज नॉट रिलेटेड विद लिम्बिक सिस्टम। 22 सेंसरी इनपुट फ्रॉम ऑडिटरी एंड विजुअल पाथवेज, स्किन एंड विद इन the body is received by dash and distributed to dash, कि देखें सुनने से जो ताल्लुक मैसेजेस हैं या देखने से ताल्लुक हैं, स्किन से और पूरी बॉडी से कौन रिसीव करता है, कहाँ भेजता है। हाइपोथैलेमस रिसीव करता है, सेरिबेलम को भेजता है, या थैलेमस रिसीव करता है, सेरिबेलम को भेजता है, या चार्ली है सेरिबेलम रिसीव करता है और बाकी पार्ट्स ऑफ ब्रेन को भेजता है, या सेरिबेलम रिसीव करता है और रेस्ट ऑफ द ब्रेन को भेजता है। इस क्वेश्चन का ताल्लुक भी कोऑर्डिनेशन कंट्रोल से है। तो इसमें देखें हाइपोथैलेमस रिले सेंटर नहीं है, वैसे ही सेरिबेलम और सेरिबेलम भी रिले सेंटर नहीं है। तो गिवन ऑप्शन में जो थैलेमस है वो रिले सेंटर है। इससे मुराद क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन फोर ब्रेन में जाएगी वो पहले थैलेमस के पास जाएगी, थैलेमस ने उसको स्क्रीन करना है कि आया मैंने इसको सेरिबेलम में भेजना है या लिम्बिक सिस्टम में भेजना है। अब चूंकि ताल्लुक इसका है सुनने का और देखने का, और इन दोनों का ताल्लुक सेरिब्रम से है, सो राइट ऑप्शन इज बीटा, कि थैलेमस इन इनपुट्स को रिसीव करता है और फिर आगे भेज देता है, उसको सेरिब्रम को भेज देता है। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट है 23, अकॉर्डिंग टू द लामार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन द ऑर्गन दैट हैज नॉट बीन यूज्ड इन सेवरल जनरेशंस विल, तो क्या होगा, क्या स्ट्रांग हो जाएगा या कट जाएगा। एम्पुटेट का मतलब होता है टूट जाना, ब्रेक हो जाना, या डिसअपेयर हो जाएगा या डेवलप हो जाएगा। तो देखिए, तो स्ट्रांग भी नहीं हो सकता, ज़्यादा डेवलप भी नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा। इस क्वेश्चन का ताल्लुक है एवोल्यूशन से, तो राइट ऑप्शन है चार्ली। डिसअपेयर इन अ सेंस देखें फंक्शनली डिसअपेयर हो जाएगा, जैसे कार्निवोर्स के अंदर एक स्ट्रक्चर है अपेंडिक्स, ह्यूमंस के अंदर जो ओमनिवोर्स हैं उनमें भी एक स्ट्रक्चर है अपेंडिक्स। अब ये स्ट्रक्चर डिसअपेयर किस सेंस में है, फंक्शन के सेंस में, कि बॉडी में कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, लेकिन स्ट्रक्चरली जाहिर है उस तरीके से डिसअपेयर नहीं होगा। सो राइट ऑप्शन क्या है इसके अंदर, चार्ली। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट with reference to the enzyme action। पहला है substrate bind with enzyme at its active site, ये बात ठीक है। बीटा non-competitive inhibitor binds to the enzyme at a site distinct from that of active site, ये बात भी ठीक है। जो non-competitive inhibitors हैं वो enzyme की active site से bind नहीं करते। चार्ली है addition of a lot of succinate does not reverse the inhibition of succinate dehydrogenase by malonate, ये बात गलत है। जब आप सक्सिनेट को ऐड करेंगे ना तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज मेलोनेट को हटा देगा, बिकॉज मेलोनेट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। सो डेल्टा है मेलोनेट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, तो ये बात भी ठीक है। तो अल्फा स्टेटमेंट ठीक है, बीटा ठीक है, डेल्टा ठीक है, चार्ली स्टेटमेंट ठीक नहीं है। इस क्वेश्चन का ताल्लुक है एंजाइम से, यानी ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल नहीं, यूनिट, ये टॉपिक 6 है, एंजाइम्स अलग है लेकिन उनको पढ़ाया इकट्ठे जाता है। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। चार्ली क्या कहता है कि सक्सिनेट ऐड करने से मेलोनेट का इफेक्ट खत्म नहीं होगा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। 25, द टेम्परेचर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू, जेर जमीन पानी का टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों है, क्या रीजन हो सकती है। क्या हाई कैपेसिटी है, या पोलैरिटी ऑफ वाटर है, या हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, या स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। देखिए जो अंडरग्राउंड वाटर है, देखिए वाटर की एक एबिलिटी होती है कि वो मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करता है और अपने स्ट्रक्चर में मिनिमम चेंज लाता है, इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। तो इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा अल्फा। लेकिन क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम देखते हैं कि इसका ताल्लुक है टॉपिक नंबर 3 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी
वाटर को अंडरग्राउंड उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखती है। जो हीट ऑफ वेपराइजेशन वो क्या है कि वाटर हीट को अब्जॉर्ब करके लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन का कूलिंग में ज़रूर रोल हो सकता है, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर को के टेम्परेचर को कांस्टेंट रिमेन रखने में किसका रोल है? सेम रखने में हीट कैपेसिटी का रोल है। 26 द शेप ऑफ एडिनोवायरस इज, यहाँ पे स्पेसिफिक नेम दे दिया जी एडिनोवायरस। सो क्या हेलिकल शेप है या टैडपोल शेप है या पॉलीहेड्रॉन है या सर्कुलर शेप है? इस क्वेश्चन का ताल्लुक है ए सेलुलर लाइफ से। हेलिकल शेप नहीं है, वो उसमें टोबैको मोज़ेक वायरस आ जाता है, टैडपोल में बैक्टीरियोफेज आ जाता है, सर्कुलर शेप में बहुत सारे वायरसेस आ जाते हैं। तो राइट ऑप्शन इज चार्ली। एडिनो वायरस की शेप होती है पॉलीहेड्रॉन, यानी आप ये देख सकते हो कि आपको बहुत सारे उसके हेड्स या फेस नजर आना शुरू हो जाते हैं। ये सारे क्या हैं? डिफरेंट हेड्स या फेस हैं। तो राइट ऑप्शन इज चार्ली। 27 इन ह्यूमन फीमेल नॉर्मली ओवुलेशन अकर्स एट अ डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यहाँ पे नॉर्मली का जब वर्ड आ गया तो इसका मतलब है कि नॉर्मल साइकिल की बात हो रही है। नॉर्मल साइकिल में 28 डेज होते हैं। तो अब कौन से डे पर है? 9th है, 11th है, 14th है या 15 है? तो इस क्वेश्चन का ताल्लुक है टॉपिक 8 रिप्रोडक्शन से। तो देखें नॉर्मल डेज हैं 28 में से अगर हम माइनस कर दें सेक्रेटरी फेज को, वो 14 डेज का होता है। तो आंसर क्या आएगा? 14th डे। सो राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसमें? चार्ली। तो हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं? डे ऑफ ओवुलेशन को अगर कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला है कि टोटल डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और माइनस सेक्रेटरी फेज। तो टोटल डेज कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सेक्रेटरी फेज हमेशा रहेगा कांस्टेंट 14 डेज का। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट है HIV बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ वायरस विद रिस्पेक्ट टू जीनोम टाइप? पहला है सिंगल स्ट्रैंड DNA वायरसेस, बीटा है डबल स्ट्रैंड RNA वायरसेस, चार्ली है सिंगल स्ट्रैंड RNA टेम्पलेट फॉर DNA सेंसिस, डेल्टा है सिंगल स्ट्रैंड RNA टेम्पलेट फॉर मैसेंजर RNA सेंसिस। पहली बात यह है कि जो HIV है वो DNA वायरस नहीं है, ठीक है, और वो डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस भी नहीं है, यानी उसके अंदर है सिंगल स्ट्रैंड RNA लेकिन उसकी 2 कॉपीज होती हैं। सो चार्ली है सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट फॉर DNA सेंसिस, तो ये राइट ऑप्शन है। अब डेल्टा में है सिंगल स्ट्रैंड RNA टेम्पलेट फॉर मैसेंजर RNA सेंसिस। ये जो कैटेगरी है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रैंड RNA वायरस, ठीक है। सो राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसके अंदर? चार्ली। और इस क्वेश्चन का ताल्लुक है ए सेलुलर लाइफ से। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। 29 How many ATPs are produced during oxidative phase of glycolysis? सो इस क्वेश्चन का ताल्लुक है बायो एनर्जेटिक्स से। तो देखें ऑक्सीडेटिव फेज से बात हो रही है, 2 हैं, 4 हैं, 34 हैं या 36 हैं। जो 34 या 36 है इसका ताल्लुक है ओवरऑल एरोबिक रेस्पिरेशन से, नेट गेन से इसका ताल्लुक है। तो अब हमने 2 और 4 में से चूज करना है। अब यहाँ डायग्राम में अगर आप देखें तो 2 ATP यूज हो गए किसमें? प्रिपरेटिव फेज में। हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेटिव फेज की। तो ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर अगर आप देखें तो टोटल 4 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब यहाँ पे इसने नेट का वर्ड यूज नहीं किया, जहाँ पे सिंपल हाउ मेनी लिखा है तो जाहिर है यहाँ पर मुराद है कि टोटल ATP कितने बनेंगे। सो राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें? बीटा। उसके बाद जी 30, क्वेश्चन नंबर 30 स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस? पहला ऑप्शन है बोथ ईयर एंड गोल्जी अपरेटस आर कंप्लीटली सेपरेट ऑर्गेनेल्स विद नो इंटरेक्शन, ये बात गलत है। बीटा है ईआर इज अ प्रिकर्सर ऑर्गेनेल टू गोल्जी अपरेटस बिकॉज मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ईआर टू गोल्जी, दैट इज राइट। चार्ली गोल्जी अपरेटस इज प्रिकर्सर ऑर्गेनेली टू ईआर बिकॉज मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम गोल्जी टू ईआर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये इन्होंने इसको गलत यानी उल्टे पैटर्न में लिख दिया। डेल्टा ईआर एंड गोल्जी अपरेटस हैव सिमिलर रोल्स, ये बात भी गलत है। अब इस क्वेश्चन का ताल्लुक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से। सो राइट ऑप्शन इज बीटा कि ईआर की वजह से गोल्जी अपरेटस बनता है, ईआर से जो वेसिकल्स बर्ड ऑफ हो गए जाते हैं वो गोल्जी अपरेटस बनाते हैं। सो राइट ऑप्शन बीटा। 31 ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ऑफ इनर मेडुला ऑफ किडनी इज इंक्रीज्ड बाय, इनर मेडुला कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो, और उसका कलर भी अगर आप देखें ना डायग्राम में तो मेडुला का कलर ज़्यादा डार्क होता है एज कम्पेयर टू कॉर्टेक्स। इस क्वेश्चन का ताल्लुक है होम्योस्टेसिस से। सो क्या यूरिया है, वाटर है, पोटेशियम है या फॉस्फेट है? सो राइट ऑप्शन इज अल्फा यूरिया।
जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं उनके लूपोफेलने में से डिफ्यूज करके चला जाता है इनर मेडुला में। तो ज़ाहिर है वाटर की वजह से तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट वहाँ पे इंक्रीज नहीं हो सकता। वैसे ही फॉस्फोरस और पोटेशियम भी लीक नहीं होते, सिर्फ यूरिया के अंदर एबिलिटी है कि वो लीक हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज, जो कि बुक में नहीं लिखा हुआ। 32, डिक्रीज लेवल ऑफ FSH हार्मोन ट्रिगर्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ, यानी FSH के जब लेवल डिक्रीज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो उसकी वजह से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू होगा। इस क्वेश्चन का ताल्लुक है रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक से। हाँ जी, पहला ऑप्शन है HCG। तो HCG है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है जी, ये प्लेसेंटा से अर्ली एम्ब्रियो से प्रोड्यूस होता है, तो जाहिर है इसने तो आफ्टर प्रेगनेंसी प्रोड्यूस होना है। दूसरा है LH चार्ली ऑक्सीटोसिन डेल्टा प्रोजेस्टेरोन। ऑक्सीटोसिन भी का प्रोड्यूस होगा जब चाइल्ड बर्थ है, और प्रोजेस्टेरोन बहुत बाद में प्रोड्यूस होता है। तो FSH का लेवल जब डिक्रीज होता है तो उसकी वजह से जिस हार्मोन के सर्ज में इंक्रीज होता है दैट इज लूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसने ओवुलेशन करवानी होती है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज बीटा। 33 है द डाइजेस्टिव secretions from different parts of GIT have the ability to kill microbe present in the food. Which of the following best describes द रोल। चलें, इस क्वेश्चन के ताल्लुक है डाइजेशन से, जो कि टॉपिक 14 है। तो ये एबिलिटी है क्या कहलाती है, एंटीसेप्टिक्स कहलाती है, या डिसइंफेक्टेंट है, या कीमोथेरेपेटिक्स है, या इम्यूनोसप्रेसेंट है। देखिए इम्यूनोसप्रेसेंट ऐसी ड्रग्स हैं जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, तो जाहिर है ये ड्रग्स तो नहीं है, तो बॉडी खुद प्रोड्यूस करे। क्या ये कीमोथेरेपेटिक्स हैं, अगेन कीमोथेरेपी यूजुअली यूज की जाती है, और ये कीमोथेरेपेटिक सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं। अब ये जो सेक्रीशन ये तो हमारी बॉडी के अंदर बन रही है ना, तो अब आपको चूज करना है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट से। डिसइंफेक्टेंट क्या है कि किलिंग ऑफ बैक्टीरिया बायोकेमिकल ऑन नॉन लिविंग सरफेस। अब हमारी बॉडी तो नॉन लिविंग सरफेस नहीं है ना, तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसमें, अल्फा। एंटीसेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक्स वो केमिकल्स हैं जो बैक्टीरिया को, पैथोजेंस को किल करते हैं लिविंग सरफेस के ऊपर। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34, और इसकी स्टेटमेंट है अ कैरियर मदर फॉर हीमोफीलिया एंड अ नॉर्मल फादर कैन प्रोड्यूस। अब ये 4 ऑप्शंस हैं, और इस क्वेश्चन का ताल्लुक है टॉपिक नंबर 10 इनहेरिटेंस से। पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, मदर इज कैरियर फॉर हीमोफीलिया बट फादर इज नॉर्मल, और अगर जीनोटाइप को हम देखें तो मदर की जीनोटाइप है कैरियर और फादर नॉर्मल है। अब दोनों में 2 तरह के गैमीट्स बनेंगे। अब हम मदर के गैमीट्स को यहाँ पे प्लेस करते हैं और फादर के गैमीट्स को यहाँ पे प्लेस किया जाता है। तो पहले केस में डॉटर नॉर्मल है और वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। सेकंड केस में मेल इज नॉर्मल और ऑब्वियसली मेल हेमिजाइगस होता है। थर्ड केस में फीमेल है नॉर्मल लेकिन कैरियर है, यानी डॉटर नॉर्मल होगी, हीमोफीलिया नहीं है, बट शी इज कैरियर। लेकिन जो लास्ट केस है मेल के, इसमें देखें तो ये हीमोफिलिक मेल है। तो अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं मेल के लिए, या मेल नॉर्मल होगा, सन नॉर्मल होगा, या वो अफेक्टेड होगा। अब ऑप्शंस क्या हैं कि अल्फा ऑप्शन है कि सारे के सारे बेटे हीमोफिलिक हैं, बीटा ऑप्शन है कि बेटों में से 25% हीमोफिलिक हैं, चार्ली ऑप्शन है कि बेटों में से 50% हीमोफिलिक हैं और 50% नॉर्मल हैं, डेल्टा ऑप्शन है कि सारे बेटे और बेटियां नॉर्मल हैं। तो हमारे पास देखें आंसर यहाँ पे बेटों के लिए 2 तरह की जीनोटाइप्स थी, एक थी नॉर्मल और एक है अफेक्टेड। सो आंसर क्या होगा कि चांसेस हैं 50% चांसेस हैं कि सन्स वुड बी अफेक्टेड बाय हीमोफीलिया। सो आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है 35, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोली विच प्रेशर चेंजेस अकर। पहला है वेंट्रिकुलर प्रेशर राइजेस अबव एट्रियल एंड आर्टियल प्रेशर, आर्टियल प्रेशर यानी वो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। बीटा है जी एट्रियल प्रेशर राइजेस अबव वेंट्रिकुलर प्रेशर, क्या एट्रिया का प्रेशर वेंट्रिकल से बढ़ जाता है। चार्ली है वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स बिलो एट्रियल प्रेशर, डेल्टा है वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स बिलो एट्रियल प्रेशर। तो चार्ली भी नहीं हो सकता, डेल्टा भी नहीं हो सकता और बीटा भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो जाहिर है वेंट्रिकल्स में ब्लड प्रेशर एट्रिया के मुकाबले में और आर्टरीज के मुकाबले में ज़्यादा है। सो राइट ऑप्शन बनेगा इसमें अल्फा, और इस क्वेश्चन का ताल्लुक है सर्कुलेशन वाले टॉपिक से। 36, which cell type is essential for stimulating cell division of both बी सेल्स एंड टी सेल्स, यानी इम्यून सिस्टम के सेल्स को कौन एक्टिव करता है, क्या प्लाज्मा सेल्स हैं, मेमोरी सेल्स हैं, हेल्पर टी सेल्स हैं, या न्यूट्रोफिल्स हैं। सो राइट ऑप्शन क्या है इसमें, चार्ली हेल्पर टी सेल्स। इसी वजह से
एड्स में HIV टी हेल्पर सेल को डैमेज करता है। जब टी हेल्पर सेल्स का नंबर ड्रॉप होता है तो बी और टी सेल्स के साथ जो कम्युनिकेशन है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। देखिए, प्लाज्मा सेल्स का काम है एंटीबॉडीज बनाना, और ये एंटीबॉडीज उसी वक्त बनाएंगे जब टी हेल्पर सेल बी सेल्स को सिग्नल करेगा। और मेमोरी सेल्स का काम क्या है? खिंच मेरे फोटो दे बटवे चला ले, उन्होंने आइडेंटिफिकेशन को स्टोर करना है। मेमोरी सेल्स भी कब बनेंगे? बी सेल से बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे? जब टी हेल्पर सेल्स उन्हें सीटी मारेगा। और न्यूट्रोफिल्स का ताल्लुक फैगोसाइटोसिस से है, वो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर नहीं कर सकते। राइट ऑप्शन इज चार्ली। 37. The hormone when overproduced can lead to hypercalcemia and stone formation. Hypercalcemia का मतलब है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो अल्टीमेटली किडनी स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन का ताल्लुक होम्योस्टेसिस से है। तो कौन सा केमिकल है? क्या इंसुलिन है? कौन सा हार्मोन है? थायरॉक्सिन है, पैराथायराइड हार्मोन है, या एंटी डायरेटिक हार्मोन? देखें, इंसुलिन का ताल्लुक है ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म से, थायरॉक्सिन का ताल्लुक है एटीपी की प्रोडक्शन और बाकी सारे काम करता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन वाटर को प्रिजर्व करता है। सो राइट ऑप्शन है पैराथायराइड हार्मोन। चूंकि पैराथायराइड हार्मोन का ताल्लुक है कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म से, इसने ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना है। अगर पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो अल्टीमेटली ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, और इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरकैल्सीमिया। और हाइपरकैल्सीमिया कैन लीड टू स्टोन फॉर्मेशन। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। ठीक है जी, ये आप देख सकते हो कि ये पैराथायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ गया है और ये ज़्यादा से ज़्यादा पैराथायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। ये और ये नॉर्मल पैराथायराइड ग्लैंड है। जो चौथा पैराथायराइड ग्लैंड है उसमें ट्यूमर हो गया है, तो ये ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। 38. फिब्रोकार्टिलेज इज फाउंड इन, इस क्वेश्चन का ताल्लुक है स्पोर्ट एंड मूवमेंट से। हमने पढ़ा हुआ कार्टिलेज की टाइप्स होती हैं, इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलिन और फिब्रोकार्टिलेज। हाइलिन सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। तो कहाँ पे है? नोज में है, ट्रिकिया में है, नी जॉइंट में है, या एयर फ्लैप्स के अंदर है। तो फिब्रोकार्टिलेज इज प्रेजेंट इन नी जॉइंट। ट्रिकिया के अंदर और नोज के अंदर हाइलिन कार्टिलेज होता है, और एयर फ्लैप्स के अंदर इलास्टिक कार्टिलेज होता है। तो आंसर क्या होगा चार्ली? नी जॉइंट के अंदर ये मौजूद है। 39. Additional capillaries present in the juxtamedullary nephrons form a loop of vessel. तो यहाँ पे कीवर्ड है juxtamedullary nephron। इस क्वेश्चन का ताल्लुक होम्योस्टेसिस से। उन ब्लड वेसल्स को हम क्या नाम देते हैं? क्या इफरेंट आर्टरियोल्स हैं? नो। क्या पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं? नो। अगेन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कॉन्वोल्यूटेड पोर्शंस के इर्द गिर्द हैं। एफरेंट आर्टरियोल ग्लोमेरुलस से बनता है, एफरेंट आर्टरियोल ग्लोमेरुलस में एंटर होता है। सो राइट ऑप्शन क्या बनेगा चार्ली? वाजा रेक्टा। वाजा रेक्टा, ये जो एडिशनल आपको ये नजर आती है ना ब्लड वेसल जो लूप ऑफ एनले के इर्द गिर्द हैं, लेकिन ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में नहीं, सिर्फ जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। 40 है, वायलिंग इनहेरिटेंस रेफर्स टू विच मोड ऑफ इनहेरिटेंस? अब ये भी इनहेरिटेंस से क्वेश्चन है। क्या ये क्रिस क्रॉस है, या ये स्ट्रेट है, या ये लूप में मूव करते हैं, या जंपिंग है? तो जाहिर है फादर से डायरेक्ट वाई क्रोमोसोम बेटे में ट्रांसफर होता है, तो ये स्ट्रेट इनहेरिटेंस है, और इसको होलैंड्रिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं। सो अगला सवाल है 41. इफ अ कलर ब्लाइंड लेडी मैरीज अ नॉर्मल मैन, देयर चिल्ड्रन विल बी। अब लेडी इज कलर ब्लाइंड एंड हर हस्बैंड हैज़ नॉर्मल विजन। सो फीमेल गैमीट में ज़ाहिर है एक ही तरह का अलील आएगा। मेल हेट्रोगैमेटिक है तो दो तरह के इसमें अलील के हिसाब से दो तरह के गैमीट्स बनेंगे। तो फीमेल में हेट्रोजाइगस कंडीशन है, और जो आगे इनका सन है वो हीमोफिलिक हो सकता है। तो ऑप्शंस क्या है? नॉर्मल डॉटर्स एंड नॉर्मल सन, तो ये पॉसिबल नहीं है। बीटा नॉर्मल सन्स एंड कैरियर डॉटर्स, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। चलिए कलर ब्लाइंड सन्स एंड कैरियर डॉटर्स, यही हमें अभी रिजल्ट मिला है। सो राइट ऑप्शन बनेगा चार्ली। और डेल्टा भी पढ़ लेते हैं, कलर ब्लाइंड सन्स एंड कलर ब्लाइंड डॉटर्स, तो डेल्टा भी नहीं है। सो राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसमें? चार्ली। और इस क्वेश्चन का ताल्लुक किससे है? इनहेरिटेंस वाले टॉपिक से। तो इस तरह की कैलकुलेशन आते हैं, तो जितने ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर एसोसिएटेड विद इट्स कैपिलरी एक्शन एक्सेप्ट। सो एडिशन, डेंसिटी, कोहेजन, सरफेस टेंशन। क्वेश्चन का ताल्लुक है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से, कि इसमें से चार ऑप्शंस में से किसका ताल्लुक वाटर के कैपिलरी एक्शन से नहीं है। वाटर में कैपिलरी एक्शन ये होता है कि वाटर वो पोर्स के दरमियान होल्स जो छोटे छोटे पोर्स बनते हैं उनमें वो मूव करता है। आसान अल्फाज में इसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। तो एडिशन का ताल्लुक, एडिशन किस पर डिपेंड करता है? एडिशन अगर आपको याद हो टेक थ्योरी,
जिसे हम कोहेजन टेंशन थ्योरी भी कहते हैं। कोहेजन क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का आपस में अटैच हो जाना ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और फिर एडिशन क्या है कि इन वाटर मॉलिक्यूल्स का किसी सरफेस के साथ स्टक कर जाना, ये एडिशन कहलाता है। ठीक है, तो इन चारों में से जिसका ताल्लुक कैपिलरी एक्शन से नहीं है वो डेंसिटी, बिकॉज डेंसिटी एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का पैरामीटर है। सो राइट ऑप्शन वुड बी बीटा। 43 is which organelle serve as पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल, जैसे पोस्ट ऑफिस भी कह सकते हैं। क्वेश्चन का ताल्लुक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से। ऑप्शन है गोल्गी एपेटाइटिस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वैक्यूल। अगर आप फंक्शन देख ले आपको आइडिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। राइबोसोम का काम है प्रोटीन सेंसेस। वैक्यूल का रोल है टर्गर प्रेशर मेंटेन करने में। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा और वो है अल्फा गोल्गी एपेटाइटिस, जो आर से मटेरियल आता है उसे पैक करके फिर ये अपनी डेस्टिनेशन पे भेजेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखें आर से मटेरियल निकल के स्मूथ में जा रहा है, स्मूथ से कहाँ जा रहा है, गोल्गी एपेटाइटिस में। गोल्गी एपेटाइटिस में फाइनलाइजेशन हो रही है और अल्टीमेटली फिर इसको इसकी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ भेजा जाता है। नेक्स्ट है 44, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन ओल्डर वुमेन। एस्ट्रोजन, गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, रेनिन, 4 ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन का ताल्लुक है रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक से। सो देखिए गैस्ट्रिन का रोल है गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करने में, और जाहिर है गैस्ट्रिक जूस तमाम एज के लोगों में प्रोड्यूस होता है। वैसे ही सेक्रेटिन का ताल्लुक भी बाइल को प्रोड्यूस करने से है, पैंक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करने से, तो वो भी सारी एज के लोगों में प्रोड्यूस होता है। रेनिन का ताल्लुक ब्लड प्रेशर से है और वो किडनी से प्रोड्यूस होता है। तो इसमें एक ही ऑप्शन आपके पास बचा और वो है एस्ट्रोजन। अगर आपको याद हो स्केलेटन के हमने जो डिसऑर्डर्स पढ़े थे उसमें ओल्डर वीमेन के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट क्या हमने पढ़ा था, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। 45, विच लिम्फेटिक स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब डाइटरी फैट्स इन इंटेस्टाइन, यानी फूड में मौजूद फैट्स को कौन एब्जॉर्ब करता है। इस क्वेश्चन का ताल्लुक है डाइजेशन से। क्या पियर्स पैच करते हैं? नो। क्या लैक्टेल्स इनवलाई करते हैं? सो आंसर इज यस। और पैंक्रियाटिक डक्ट देखें, पैंक्रियाटिक डक्ट का काम है कि उसने पैंक्रियाटिक जूस को लाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लिम्फ नोड्स का काम है इम्यूनिटी में। पियर पैचेस भी लिम्फेटिक सिस्टम का ही पार्ट है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन जाहिर है ये फैट्स को एब्जॉर्ब नहीं करता। सो राइट ऑप्शन इज लैक्टेल्स इनविलाई। तो आप ये देख सकते हैं कि माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर है, उसमें ये जो ट्यूब लाइक आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दिस इज लैक्टियल। और एक्चुअली जो डाइटरी फैट्स अब्जॉर्ब होती है ये अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइलो माइक्रोन्स में, और फिर ये काइलो माइक्रोन्स ब्लड में जाते हैं पूरे लिम्फेटिक सिस्टम को क्रॉस करके अल्टीमेटली सब क्लेविन वेन में जाकर ड्रेन हो जाते हैं। 46, थिंकिंग, memory and voluntary actions are mainly controlled by cerebellum, pons और हिपोकैम्पस। कोऑर्डिनेशन कंट्रोल से इसका ताल्लुक है। ये तीनों चीजें किससे रिलेटेड है? वॉलंटरी एक्शंस भी देखिए, वॉलंटरी एक्शन से आप सेरिबेलम भी कर सकते हैं, लेकिन साथ उसने कहा थिंकिंग और मेमोरी। थिंकिंग और मेमोरी एक्चुअली, और थिंकिंग स्पेशली ये किसका रोल है? सेरिब्रम का। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। सेरिब्रम में ठीक है वॉलंटरी एक्शंस करता है, लेकिन वॉलंटरी एक्शन में कोऑर्डिनेशन करता है, थिंकिंग मेमोरी में रोल नहीं है। पोन्स का ताल्लुक है ऑटोनॉमिक फंक्शन से, ब्रीदिंग मूवमेंट वगैरह से, और हिपोकैम्पस का ताल्लुक है लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने से। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा, सेरिब्रम। 47, वेंट्रिकुलर डायस्टोली कॉजेज। अल्फा ऑप्शन है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, बीटा है क्लोजर ऑफ एवी वॉल, चार्ली है ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल, डेल्टा है क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल। इस क्वेश्चन का ताल्लुक है सर्कुलेशन से। देखें जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे तो एवी वॉल्स खुल जाएंगे ताकि एट्रिया से ब्लड आ जाए वेंट्रिकल्स में, और चूंकि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करें तो वो ब्लड को पंप कर चुके हैं एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरीज में, तो वहां पे सेमिलुनर वॉल्स ने क्लोज होना है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा? डेल्टा। देखें एवी वॉल्स कब क्लोज होंगे? एवी वॉल्स उस वक्त क्लोज होते हैं जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एवी वॉल्स क्लोज हो जाते हैं ताकि ब्लड एट्रिया में न चला जाए, और सेमिलुनर वॉल्स ओपन हो जाते हैं। लेकिन अब चूंकि वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है तो ये इवेंट अब ऑपोजिट हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन बनेगा इसमें डेल्टा। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द ऑर्गेनेली दैट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, यानी ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली आपने बताना है। क्वेश्चन का ताल्लुक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से। प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टे, देखें क्रिस्टे की प्रेजेंस है
माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। मॉडिफिकेशन ऑफ पैकिंग ऑफ प्रोटीन्स का ताल्लुक है गोल्जी एपैरेटस से, गोल्जी एपैरेटस भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स का इसका स्टेटमेंट का ताल्लुक है लाइसोसोम से, और लाइसोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। सो राइट ऑप्शन बनेगा डेल्टा। डेल्टा में क्या है कि राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन, राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन किस में मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स में, और राइबोसोम्स ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं। 49, a biological laboratory is developing gene therapy with a modified virus that infects the birds only, यानी सिर्फ बर्ड्स को इन्फेक्ट कर रहा है, प्लांट्स वगैरह को इफेक्ट नहीं कर रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डज द वायरस बिलोंग टू। अब इस क्वेश्चन का ताल्लुक बायोटेक्नोलॉजी से है। क्या वो वायरस एलजी को इफेक्ट करेगा, या फंगल वायरस होगा, या एनिमल वायरस है, या बैक्टीरियल वायरस है। तो जाहिर है आप एनिमल वायरस को लेके मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बर्ड्स को ही इन्फेक्ट कर रहा है, और अगर आपने जीन थेरेपी डेवलप करनी है तो हम एनिमल वायरस पे ही काम कर रहे होंगे। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। 50 है CFTR, जीन दैट इनकोड अ प्रोटीन विच रेगुलेट, ठीक है, ये क्लोराइड आयन ट्रांस कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं, और ये क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयंस की मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। इस क्वेश्चन का ताल्लुक, चूंकि जीन थेरेपी में हम CFTR जीन की जीन थेरेपी पढ़ते हैं, तो इसका ताल्लुक बायोटेक्नोलॉजी से है। तो CFTR जीन एक्चुअली क्या किसकी मूवमेंट को रेगुलेट करता है, प्रोटीन और सॉल्ट की, सॉल्ट और वाटर की, शुगर और वाटर की, लिक्विड और प्रोटीन की। सो राइट ऑप्शन है बीटा, सॉल्ट एंड वाटर। होता ये है कि क्लोराइड आयन को ये मूव कराता है, क्लोराइड आयन गोज इनटू म्यूकस, और इसकी वजह से म्यूकस में वाटर भी ऐड होगा, जिससे म्यूकस की थिकनेस में इजाफा नहीं होता। जिन लोगों में CFTR जीन काम नहीं करता उनमें क्लोराइड आयन चैनल नहीं बनेगा, और उनमें फिर ये जो मूवमेंट है क्लोराइड के वाटर की ये नहीं होगी, और म्यूकस थिक होना शुरू हो जाती है। सो राइट ऑप्शन इज बीटा, सॉल्ट एंड वाटर। 51 है विच ऑर्गेनेली इज यूजुअली रेफर्ड एज पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल एंड वाई। सो क्वेश्चन का ताल्लुक है सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन से। देखें अल्फा ऑप्शन है गोल्जी एपैरेटस, बिकॉज इट रिसीव सॉर्ट्स एंड पैकेजेस मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। सो राइट ऑप्शन बनेगा अल्फा। बीटा में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये पैकेजिंग उसका काम नहीं है। चार्ली में माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में रोल प्ले करता है। न्यूक्लियस है, डेल्टा ऑप्शन न्यूक्लियस सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, पैकेजिंग में रोल नहीं है। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। Next is 52. Components of a reflex arc must contain neurons form. इस क्वेश्चन का ताल्लुक है कोऑर्डिनेशन कंट्रोल से। सो अल्फा ऑप्शन है मोटर नर्व एंड मिक्स नर्व, बीटा ऑप्शन है सेंसरी नर्व एंड इंटरमीडिएट नर्व, चार्ली ऑप्शन है मोटर नर्व एंड सेंसरी नर्व, और डेल्टा ऑप्शन है मिक्स नर्व एंड इंटरमीडिएट नर्व। सो राइट ऑप्शन बनेगा इसमें चार्ली, क्योंकि जो भी रिफ्लेक्स आर्क होता है, देखें ये है सेंसरी न्यूरॉन और दिस इज मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी नर्व होगी और मोटर नर्व का वो उसके अंदर शामिल है। सो राइट ऑप्शन हम क्या करेंगे इसके अंदर, चार्ली। अल्फा बीटा डेल्टा में आप देखें, अल्फा में भी उसने मोटर नर्व तो ठीक लिखा है, लेकिन मिक्स नर्व लिख दिया। मिक्स नर्व का मतलब क्या है कि सेंसरी मोटर नर्व पहले ही है, तो ऐसे नहीं हो सकता कि मोटर नर्व अलहदा से हो फिर एक मिक्स नर्व आ जाए उसमें एक अलहदा मोटर नर्व आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सो राइट ऑप्शन बनता है इसमें चार्ली। 53, अ कंफर्म कोविड पेशेंट shows weak specific immunity. Which component is likely deficient in this patient? तो कोविड अगर हो गया तो क्यों है, क्या रीज़न है? क्या उसमें आरबीसीज की कमी है, या हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स की कमी है, या थ्रोम्बोसाइट्स की कमी है, या स्प्रेसर टी लिम्फोसाइट्स की कमी है? तो देखिए इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने में हेल्पर टी सेल का रोल है। अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो उसे कोविड का इन्फेक्शन हो गया है, तो इसमें राइट ऑप्शन बनेगा बीटा, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। आरबीसीज की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं प्लेटलेट्स को, प्लेटलेट्स की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी ना तो ज़ाहिर है उससे ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो सकेगी, और स्प्रेसर टी लिम्फोसाइट्स अगर कम हो जाएंगे तो उसकी वजह से इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाएगा, उससे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि कोविड किस वजह से हुआ है? कोविड हुआ है इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से, और इम्यून सिस्टम वीक होता है जब हेल्पर टी सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। 54, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन टेक्स पार्ट इन द टी सेल मैच्योरेशन फॉर बोथ लिम्फेटिक एंड एंडोक्राइन सिस्टम? यानी अब आपने एक ऐसा ऑर्गन बताना है जो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट भी है और हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन का ताल्लुक इम्यूनिटी से है, तो देखें स्प्लीन लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है लेकिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता।
थाइमस चेस्ट बोन के नीचे एक ग्लैंड है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट भी है और हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। लीवर लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं है, हार्मोन्स बनाता है। किडनी हार्मोन बनाता है, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं है। सो राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसमें? बीटा थाइमस। नेक्स्ट है 55, द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट मेंटेन्स द टेम्परेचर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन इज। ताल्लुक है इस क्वेश्चन का रिप्रोडक्शन का टॉपिक से। देखें, टेस्टिस में रिप्रोडक्शन के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, स्पर्म प्रोड्यूस होंगे। स्क्रोटम जो है ये कवरिंग है टेस्टिस की और इसका असल फंक्शन है कि इसने टेम्परेचर को मेंटेन करना, बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस एज 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन करना स्क्रोटम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। जो वास डिफरेंस है वो जस्ट स्पर्म को कैरी करते हैं फ्रॉम एपिडाइडिमस, और एपिडाइडिमस टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करता, वो सिर्फ स्पर्म को स्टोर करता है। तो राइट ऑप्शन बीटा। 56, आफ्टर लीवर ट्रांसप्लांट डॉक्टर सप्रेस द टी लिम्फोसाइट एक्टिविटी इन अ पेशेंट। वाई जिंजुवाला ऐसा क्यों किया जाता है? इस क्वेश्चन का ताल्लुक इम्यूनिटी से है। पहला ऑप्शन है टू इंक्रीज द रेट ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ये सेंस नहीं बनी। बीटा है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ये भी नहीं है। चार्ली टू वाइड ग्राफ्ट रिजेक्शन बाय इम्यून सिस्टम, तो ये बात ठीक है। डेल्टा टू प्रोड्यूस मेमोरी सेल्स फास्टर, ऐसा भी नहीं है। देखें, सो राइट ऑप्शन चार्ली क्यों है? बिकॉज जो ऑर्गन डोनर से रेसिपेंट की बॉडी में जा रहा है, रेसिपेंट की बॉडी उस ऑर्गन पे मौजूद बहुत सारे एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करेगी एज इम्यूनोजन, और उसके खिलाफ टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स एक्टिव हो जाएंगे, इम्यून सिस्टम को एक्टिव करेंगे। तो इसी वजह से उन पेशेंट्स को खानी पड़ती है साइक्लोस्पोरिन, ताकि टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स को सप्रेस किया जा सके और इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव ना हो और जो ग्राफ्ट लगा है वो रिजेक्ट ना हो जाए। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। 57, हाउ डू द किडनीज कॉन्ट्रीब्यूट टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल? किडनी का क्या रोल है? क्वेश्चन का ताल्लुक है होम्योस्टेसिस से। अल्फा ऑप्शन है बाय स्टोरिंग एक्सेस कैल्शियम, बीटा है बाय रीअब्सॉर्बिंग कैल्शियम एंड एक्टिवेटिंग विटामिन डी, चार्ली है बाय सिक्रेटिंग कैल्शियम डायरेक्टली इनटू द ब्लड, डेल्टा है बाय कन्वर्टिंग कैल्शियम इनटू यूरिया फॉर एक्सक्रीशन। देखें, किडनी कैल्शियम को स्टोर नहीं कर सकता, तो ये अल्फा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। चार्ली ऑप्शन है कि जी डायरेक्टली ब्लड में कैल्शियम को रिलीज करता है, ये भी बात ठीक नहीं है, इसकी कोई सेंस नहीं है। और चार्ली तो डेल्टा भी नहीं है कि कैल्शियम को वो यूरिया में कन्वर्ट करता है। तो गिवन ऑप्शन क्या बनेगा? बीटा, कि कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करता है और विटामिन डी बॉडी में प्रोड्यूस करवाता है, बिकॉज विटामिन डी कैल्शियम दोनों होंगे तब ही बोन्स के अंदर ये दोनों एब्जॉर्ब होंगे। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट है 58, नोड्स ऑफ रेनवियर along the length of axon fibers allow। क्वेश्चन का ताल्लुक है कोऑर्डिनेशन कंट्रोल से। नोड ऑफ रेनवियर का क्या फायदा है? अल्फा मोर डिफ्यूजन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, नो, न्यूरोट्रांसमीटर्स की डिफ्यूजन में इनका कोई रोल नहीं है। बीटा है सॉल्टेटरी कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं कि जब नर्व इंपल्स एक नोड से दूसरे नोड पे ऐसा लगता है जैसे जंप करती हुई जा रही है। टार्जन नहीं है, लेकिन वो सेटअप ऐसा है कि एक नोड से दूसरे नोड पे उसने जाना है। सो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। चार्ली, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिनेप्टिक कनेक्शंस, नए सिनेप्स बनाने में भी माइलिन शीथ नोड्स ऑफ रेनवियर का कोई रोल नहीं है, और न्यूरॉन्स के सेंसेस में तो बिल्कुल भी कोई रोल नहीं है। सो राइट ऑप्शन बनेगा बीटा, सॉल्टेटरी कंडक्शन। देखें, ये नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, तो पहले चेंजेस इधर नजर आएंगी नर्व इंपल्स वाली, सोडियम आयंस की मूवमेंट, फिर इधर नजर आएगी, फिर इधर नजर आएगी। तो ऐसा लगता है कि जैसे नर्व इंपल्स एक नोड से दूसरे नोड पर जंप करती हुई जा रही है, इसी को बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। 59, एराकिडोनिक एसिड विच इज द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन्स, वो एक्चुअली है क्या? इसका ताल्लुक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से है। ये एक फैटी एसिड है जिसमें 18 कार्बन है, तो आंसर इज नो। क्या ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसमें 18 कार्बन है? अगेन आंसर इज नो। क्या ये एक ट्राई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी 3 इसके अंदर डबल बॉन्ड है, कार्बन 20 है? तो आंसर इज नो। राइट ऑप्शन क्या बनेगा? डेल्टा, टेट्रा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद 20 कार्बन, यानी इसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं और इसमें 20 कार्बन एटम्स होते हैं। 60 है, एट्रियल वॉल्स आर थिनर एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स बिकॉज, ऐसा क्यों है? क्या एट्रिया स्मॉल इन साइज हैं, या एट्रिया वेंट्रिकल से अबव हैं, या एट्रिया ने सिर्फ ब्लड को फोर्स करना है वेंट्रिकल्स में और वेंट्रिकल बिल्कुल साथ मौजूद हैं, या एट्रिया में ब्लड ऑस्मोसिस सेंटर होता है? तो आंसर क्या बनेगा? चार्ली, बिकॉज एट्रिया ने ब्लड को सिर्फ पुश करना है वेंट्रिकल्स में और वेंट्रिकल और एट्रिया बिल्कुल साथ साथ मौजूद होते हैं, इसलिए एट्रिया की वॉल्स थिनर हैं एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स। 61, a patient with a genetic disorder undergoes treatment where a normal gene is inserted into their cells. This is called, इस क्वेश्चन का ताल्लुक बायोटेक्नोलॉजी से है। क्या ये जीन थेरेपी है?
या ये जीन टेस्टिंग है, या ये प्रोटीन इंजीनियरिंग है, या ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। तो अगर आपने फॉल्टी जीन को रिमूव करना है और एक नॉर्मल जीन ऐड करना है ताकि नॉर्मल जीन फंक्शन शुरू कर दे बॉडी में, तो इसको जीन थेरेपी कहा जाता है। जेनेटिक टेस्टिंग की जा सकती है, लेकिन वो ज़्यादा पेरेंटल हुड को चेक करने के लिए की जाती है। और प्रोटीन इंजीनियरिंग भी की जाएगी, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फोरेंसिक साइंस को कहा जाता है। बहरहाल जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए जब जीन इंसर्ट कर रहे हैं तो ये है जीन थेरेपी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 62। स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल सिम्टम ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर। क्वेश्चन का ताल्लुक है होम्योस्टेसिस से। क्रॉनिक से मुराद ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड हो जाए। नेफ्राइटिस एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बीटा बोन पेन एंड फ्रैक्चर। ज़्यादा बोन पेन और फ्रैक्चर्स का कोई ताल्लुक नहीं है। रीनल फेलियर से चाहिए इम्पेयर्ड कॉन्सेंट्रेशन एंड कन्फ्यूजन, इसका ताल्लुक ब्रेन से हो सकता है, किडनी से नहीं है। डेल्टा मसल क्रैम्प ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो इसका ताल्लुक भी किडनी से नहीं है। तो आपका बिल्कुल क्लियर आंसर है, दैट इज अल्फा। नेफ्राइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उस कंडीशन को नेफ्राइटिस कहते हैं। सो नेफ्राइटिस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक सिम्टम है, अगर किसी को है तो इट मीन्स के ही इज और शी इज गोइंग टूवर्ड्स क्रॉनिक रीनल फेलियर। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। आर्थराइटिस इज अ डिजीज दैट प्राइमरीली अफेक्ट्स। आर्थराइटिस किस चीज को इंपैक्ट करता है? क्वेश्चन का ताल्लुक है स्पोर्ट एंड मूवमेंट से। क्या आर्थराइटिस किडनीज को इंपैक्ट करता है? नो। क्या आर्थराइटिस लंग्स को इंपैक्ट करता है? हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़ी। क्या आर्थराइटिस जॉइंट्स को करता है? यस। क्या आर्थराइटिस मसल्स को करता है? नो। सो देखें, किडनी को इंपैक्ट नहीं करता, लंग्स को इंपैक्ट नहीं करता, मसल्स को नहीं करता, बिकॉज आर्थराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन्स एट जॉइंट्स। सो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? चार्ली। और आर्थराइटिस की डिफरेंट टाइप्स हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, रूमाटॉइड आर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस होता है। Next is 64. Osmoreceptors that detect the osmotic pressure of blood are primarily located in. तो इस क्वेश्चन का ताल्लुक है कोऑर्डिनेशन कंट्रोल से। ऑस्मोरिसेप्टर्स की बात हो रही है, तो जो ऑस्मोरिसेप्टर्स हैं वो उनका ताल्लुक देखें सेरिबेलम से नहीं है, ना ही मेडुला से है, ना ही सेरिब्रल कॉर्टेक्स से है। इन सब के अपने अपने फंक्शंस हैं। सो राइट ऑप्शन बनेगा चार्ली। हाइपोथैलेमस, एक्चुअली ये ऑस्मोरिसेप्टर्स नर्व एंडिंग्स हैं, जब इनका साइज इंक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या, बॉडी में वाटर ज़्यादा है। हाइपोथैलेमस एडीएच की सिक्रीशन को डिक्रीज कर देता है, और जब इन नर्व एंडिंग्स का साइज नॉर्मल से डिक्रीज होता है, इसका मतलब है बॉडी में वाटर कम है, तब हाइपोथैलेमस एडीएच की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। 65. A chromosome which contain centromere at the center is called. So ताल्लुक इसका है जी न्यूक्लियस वाले टॉपिक से। मीजोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, या मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, या एक्रोसेंट्रिक है, या टीलोसेंट्रिक है। तो देखें सेंट्रोमेयर अगर विच काट के है ना लॉजिक की जुबान में, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसमें? मेटासेंट्रिक। तो आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल सेंटर में है और दोनों तरफ जो आर्म है उसकी लेंथ सेम है। अगर बिल्कुल सेंटर में ना हो, थोड़ा सा एक साइड पे लेंथ ज़्यादा हो, एक साइड पे कम हो, तो इसको फिर सब मेटासेंट्रिक कह दिया जाता है। ठीक है, वैसे ही एक्रोसेंट्रिक और फिर टीलोसेंट्रिक है। ये एक्रोसेंट्रिक में एक साइड पे कम है, एक साइड पे बहुत ज़्यादा लेंथ होती है, और टीलोसेंट्रिक में एक साइड पे बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। सो राइट ऑप्शन बनेगा बीटा। 66. बाइंडिंग साइट और अ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम इज। तो एंजाइम से ताल्लुक है, तो बाइंडिंग साइट एक्चुअली क्या है? एलोस्टेरिक साइट है? नो। एलोस्टेरिक साइट तो रेगुलेटरी साइट है जिसके साथ इनहिबिटर ने बाइंड करना होता है। पैसिव साइट कोई चीज़ नहीं होती। एलोस्टेरिक साइट और रेगुलेटरी साइट मैं आपको बता चुका हूं, तो आपके पास आंसर क्या बनेगा? चार्ली। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली एक्टिव साइट। 67. द मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड इन प्लांट्स। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड इन प्लांट्स वाइडली यूज्ड इन पेपर एंड एज अ सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर ऑफ ह्यूमन इज। क्वेश्चन का ताल्लुक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से है, तो क्या काइटन है? नो। काइटन एक तो मोस्ट अबंडेंट नहीं, सेकंड मोस्ट अबंडेंट है, और ये डाइटरी फाइबर्स में यूज नहीं होता। ग्लाइकोजिन का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है, स्टार्च भी का भी इससे ताल्लुक नहीं है। सो ये सारी प्रॉपर्टीज जो पूरी कर रहा है वो है डेल्टा सेलुलोज। सो राइट ऑप्शन डेल्टा। 68. This given organelle is involved in the synthesis of oil, phospholipids and steroids. क्वेश्चन का ताल्लुक है सेल बायो से। क्या आंसर माइटोकॉन्ड्रिया? नो। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एटीपी प्रोडक्शन। क्या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम है? नो। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम है पैकिंग ऑफ मटेरियल। क्या राइबोसोम्स का काम है? नो। राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन बनाना।
तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, चार्ली। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो फॉर्म्स होती हैं, एक है SER, दूसरी है RER। तो ये काम किसका है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। 69 क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ न्यूरॉन स्टिमुलेट द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट इन अ रिफ्लेक्स आर्क, यानी किन न्यूरॉन्स का ताल्लुक मसल्स यानी अफेक्टर्स के साथ होगा। सो क्वेश्चन का ताल्लुक है कोऑर्डिनेशन कंट्रोल से इफरेंट न्यूरॉन्स या सेंसरी न्यूरॉन्स या इंटर न्यूरॉन्स या एफरेंट न्यूरॉन्स। देखें, एफरेंट न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन एक ही न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन का दूसरा नाम होता है एफरेंट न्यूरॉन और ये रिसेप्टर के साथ कनेक्टेड है। इंटर न्यूरॉन सिर्फ और सिर्फ किस में है, CNS में। तो राइट ऑप्शन क्या बना, इफरेंट न्यूरॉन्स विच इज ऑल्सो नोन एज मोटर न्यूरॉन्स। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि ये जो मोटर न्यूरॉन इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, इसका ताल्लुक किससे है, मसल से यानी अफेक्टर्स के साथ। 70 रिसेप्टर्स दैट आर लोकेटेड इन द रेटिना ऑफ द आई। सो आईज का ताल्लुक है लाइट डिटेक्शन से, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल से, रिसेप्टर वाले टॉपिक्स इसका ताल्लुक है। देखिए, मर्कल डिस्क है, रफनीज एंटिंग्स है, पेसिनियन कॉर्पसल रॉड एंड कॉन सेल्स हैं। तो मर्कल जो डिस्क है वो स्किन में है, इसका ताल्लुक है जरा जरा टच मी से। रफनीज एंडिंग्स का ताल्लुक है टेम्परेचर को, इन्होंने सेंस करना होता है हाई टेम्परेचर को। पेसिनियन कॉर्पसल स्किन में मौजूद हैं और ये प्रेशर को इन्होंने डिटेक्ट करना है। सो आंसर क्या बच गया, रॉड एंड कॉन सेल्स। दीज आर फोटो रिसेप्टर्स दैट आर लोकेटेड इन योर आईज। सो राइट ऑप्शन डेल्टा। 71 the bony roof of the oral cavity which separates it from the nasal cavity is formed by the। अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है, बोनी। ठीक है, इस क्वेश्चन का ताल्लुक है डाइजेशन से। अब स्ट्रक्चर कौन सा, सॉफ्ट पैलेट है या मैंडिबल है या हार्ड पैलेट है या मैक्सिला है। देखें, सॉफ्ट पैलेट में तो बोन होती नहीं है। मैंडिबल और मैक्सिबल क्या है, ये बेसिकली जॉस की बोन्स होती हैं, एक अपर जॉ की है और एक लोअर जॉ की है। लेकिन ओरल कैविटी की बात हो रही है, तो इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन बनेगा चार्ली, हार्ड पैलेट। 72 which structure in neuron is responsible for receiving information from other neurons। कोऑर्डिनेशन कंट्रोल से इसका ताल्लुक है, क्या एक्सॉन है या सोमा है या डेंड्राइट है या एक्सॉन टर्मिनल है। तो न्यूरॉन का वो पार्ट जिसने बाकी न्यूरॉन्स के साथ सिनैप्स के थ्रू इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो है डेंड्राइट, क्योंकि सिनैप्स किस में बनती है, बिटवीन एक्सॉन ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ सेकंड न्यूरॉन। 73 chemicals that stimulate the olfactory receptors एंटर द नेजल कैविटी इन द फॉर्म ऑफ ऑल्फैक्शन से इसका ताल्लुक है। अब वो किस फॉर्म में केमिकल्स होते हैं, क्वेश्चन का ताल्लुक है कोऑर्डिनेशन कंट्रोल से। क्या वो सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में या प्लाज्मा फॉर्म में। तो ज़ाहिर सॉलिड फॉर्म के अंदर केमिकल्स नहीं होते, ठीक है, ना ही लिक्विड फॉर्म में ना ही प्लाज्मा फॉर्म में, वो बेसिकली गैस फॉर्म के अंदर ये केमिकल्स मौजूद हैं जो कि जिनको हम स्मेल करते हैं। 74 न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स आर, बेसिकली इसका ताल्लुक कोऑर्डिनेशन कंट्रोल से। क्या ये एंडोक्राइन सेल्स हैं या एक्सोक्राइन सेल्स हैं या न्यूरोग्लाइल सेल्स हैं या ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो हार्मोन्स बनाने के काबिल हो गए हैं। देखें, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को आप मुकम्मल तौर पे एंडोक्राइन सेल्स नहीं कह सकते चूंकि वो न्यूरॉन्स हैं, ना ही आप इनको एक्सोक्राइन सेल्स कह सकते हैं, ना ही ये न्यूरोग्लाइल सेल्स हैं। ये ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो मॉडिफाई हो गए हैं हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि हाइपोथैलेमस में होते हैं। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। 75 इज लामार थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज रिजेक्टेड एक्सपेरिमेंटली बाय। सो क्वेश्चन का ताल्लुक है एवोल्यूशन से। अब साइंटिस्ट का नाम बताना है। अनसाइकल, नो, अनसाइकल का ताल्लुक इकोसिस्टम की इंफॉर्मेशन से, इकोसिस्टम में उसने बहुत काम किया, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी बताई। चार्ल्स डार्विन ने भी एवोल्यूशन की थ्योरी प्रेजेंट की थी और माल्थस का भी ताल्लुक एवोल्यूशन की थ्योरी बनाने से। तो राइट ऑप्शन है अगस्ट विजमैन। अगस्ट विजमैन ने यह साबित किया कि फिनोटाइपिक चेंज जो एक जनरेशन में आती है वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती। उसके लिए उसने क्या किया, माइस पाले, एक माइस की जनरेशन बनाई, सबकी टेल्स काट दी, उनको रिप्रोड्यूस करा के अगली जनरेशन बनाई, ये देखने के लिए कि जो सेकंड जनरेशन है उसमें टेल्स होंगी या नहीं होंगी। तो जाहिर है टेल काटने से टेल बनाने का डीएनए तो रिमूव नहीं होता ना। तो अगली जनरेशन में फिर माइस पैदा हुए जिनके साथ टेल्स थी, फिर उसने दूसरी जनरेशन में सारे चूहों की दुम वड़ दी और फिर उनको रिप्रोड्यूस करा के फिर थर्ड जनरेशन बनाई। तीसरी जनरेशन में फिर टेल्स पैदा होगी, तो उसने 22 जनरेशन ऐसी प्रोड्यूस की और उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जो फिनोटाइपिक चेंज है वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती। नेक्स्ट है 76 विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन अमंग सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज।
तो आपने बताना है कि इनमें क्या चीज़ कॉमन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्या ये इनकी अक्रेंस है लिविंग बींग्स में, इनकी केमिकल नेचर है मोनोसेकेराइड यूनिट्स की, या ये सारे के सारे रिड्यूसिंग है। देखिए सारे रिड्यूसिंग नहीं है, लैक्टोज माल्टोज रिड्यूसिंग है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है। सबकी जो मोनोसेकेराइड सबके सेम नहीं होते। देखिए सुक्रोज के अंदर फ्रुक्टोज आ जाता है, लैक्टोज के अंदर गैलेक्टोज आ जाता है, और माल्टोज में दोनों ग्लूकोज हैं, तो ये भी आंसर नहीं है। अकरेंस लिविंग बींग्स क्या, ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ऐसा भी नहीं है, लेकिन इन सब का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और वो क्या है, C12H22O11। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। भाई थके मत, थोड़े से क्वेश्चन रह गए। राइबोजाइम्स आर द ओनली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट आर मेड अप ऑफ। इस क्वेश्चन का ताल्लुक है एंजाइम से। क्या राइबोजाइम्स डीएनए नेचर है? नो। क्या राइबोजाइम्स आरएनए नेचर हैं? सो आंसर इज यस। देखें प्रोटीन इन नेचर भी नहीं, और फैटी एसिड का तो वैसे कोई एंजाइम नहीं होता। ज़्यादातर एंजाइम दे आर प्रोटीन इन नेचर, लेकिन चंद एक ऐसे हैं जो कि आरएनए नेचर हैं, और उस ग्रुप ऑफ एंजाइम्स को हम कहते हैं राइबोजाइम्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपकी बुक में एक एंजाइम है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, ये अटैच होता है लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट के साथ, और ये अमीनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। तो बहुत ही क्रूशियल एंजाइम है, सो राइट ऑप्शन बनेगा बीटा। 78 की स्टेटमेंट है द इंड्यूस्ड फिट मॉडल डिफर्स फ्रॉम द लॉक एंड की मॉडल बिकॉज द एंजाइम इन दिस मॉडल इज। अब हमने उसकी रीजन बतानी है कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल डिफरेंट क्यों है लॉक एंड की मॉडल से। अल्फा हैज अ रिजिड एंड फिक्स एक्टिव साइट्स, नो। बीटा चेंजेस शेप टू द सबस्ट्रेट, यस। चार्ली इज नॉन स्पेसिफिक इन इट्स सेक्शन, ये भी बात ठीक नहीं है। और डेल्टा है इज डी नेचर ड्यूरिंग रिएक्शन। सो सही आंसर क्या बनेगा, बीटा। कि इंड्यूस फिट मॉडल क्या कहता है कि जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से बाइंड होता है तो सबस्ट्रेट एक्टिव साइट को इंड्यूस करता है, फोर्स करता है कि वो सबस्ट्रेट को मुकम्मल तौर पे अपने साथ फिट इन कर ले। लॉक एंड की मॉडल में के हिसाब से एंजाइम की एक्टिव साइट फिक्स प्लेस है, जब भी उस पर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो एक्टिव साइट में कोई चेंज नहीं आएगा। सो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, बीटा। आप ये देख सकते हैं कि ये है जी एक एक्टिव साइट एंजाइम की, ठीक है। अब जब इसके साथ ये बाइंडिंग हो गई है ना, तो अब आप देखो शेप चेंज कर ली। अब ये यहाँ पे इस तरह की शेप बन गई, एक्टिव साइट ने अपने आप को बिल्कुल सबस्ट्रेट के लिहाज से एडजस्ट कर लिया, और जब प्रोडक्ट बन गया तो दोबारा से उसकी शेप ओरिजिनल, अपनी जो ओरिजिनल शेप है उस पर आ जाता है। सो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, बीटा। 79 विच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ब्लॉक्स द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। तो हमने इनहिबिटर का नाम बताना है जो बैक्टीरिया में सेल वॉल के सिंथेसिस नहीं होने देगा। क्वेश्चन का ताल्लुक एंजाइम से। सल्फोनामाइड, ठीक है, ये एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन सल्फोनामाइड का मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट है। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी डिफरेंट वे में करती है, टेट्रासाइक्लिन का मोड ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है। सो राइट ऑप्शन बनेगा डेल्टा पेंसिलिन, जो सबसे पहली एंटीबायोटिक डिस्कवरी थी हम उसकी बात कर रहे हैं। 80 है वाटर कॉमनली नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्यों? सो ऑप्शंस क्या है जी, डिजॉल्व पोलर एंड आयनिक सब्सटेंसेस इफेक्टिवली, ये बात ठीक लग रही है। बीटा है स्पोर्ट्स केमिकल रिएक्शंस विदाउट रिएक्टिंग इटसेल्फ, ये बात ही समझ नहीं है, ये अजीब सा ऑप्शन है। चार्ली है इट हैज़ अ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के और फायदे हैं, लेकिन वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने में कोई रोल प्ले नहीं करती। तो बीटा और चार्ली ऑप्शन नहीं हो सकते। डेल्टा डिजॉल्व मैनी सब्सटेंसेस ड्यू टू स्मॉल मॉलिक्यूल साइज, ये बात भी लॉजिकल नहीं है। सो लॉजिकल क्या है, राइट ऑप्शन अल्फा, के ये पोलर और आयनिक सब्सटेंसेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से डिजॉल्व कर लेता है, क्योंकि खुद भी एक ये पोलर मॉलिक्यूल है। 62 सवाल है जी, 62। 81 विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल चेंज इन वाटर मॉलिक्यूल लीड्स टू द लो डेंसिटी ऑफ आइस। के आइस फॉर्मेशन में किस प्रॉपर्टी का रोल है? क्या आयनिक बॉन्ड बनते हैं? वाटर में तो आयनिक बॉन्ड होते ही नहीं है। क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है? नो। क्या लॉस ऑफ पोलैरिटी है? तो आंसर इज नो। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, बीटा, कि एक्सपैंड कर जाता है किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। राइट ऑप्शन होगा इसमें बीटा। आप ये देख सकते हो कि ये वार्म वाटर में वाटर मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं उनमें, और इसी तरीके से कोल्ड वाटर में नजर आ रहे हैं। और ये आइस में तो आप देखो ना कि वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो गई है, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड कर गए हैं, जिसकी वजह से आइस बनती है, उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए वो वाटर के ऊपर फ्लो करती है। अब ये तो क्वेश्चंस हमने कल ही डिस्कशन कर ली, और मुझे पूरा यकीन है कि जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उस डिस्कशन से दूर हो गए। लेकिन अब हमने एक आपकी बेटरमेंट के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लास्ट में एक चीज़ डेवलप की है, जिसे मैं कहता हूँ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, के किस यूनिट से कितने क्वेश्चन हैं। सेलुलर लाइफ से 3, बायोरेडिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उससे 1 है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से 11 है, सेल स्ट्रक्चर फंक्शन से 7 है,
सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंट्रोल से हैं 14, एंजाइम से 5 हैं, एवोल्यूशन से 2, रिप्रोडक्शन से 4, स्पोर्ट एंड मूवमेंट से 8, इनहेरिटेंस से 5, सर्कुलेशन से 3, इम्यूनिटी से 4, रेस्पिरेशन से कोई नहीं आया। शायद हो सकता है कि जब पेपर बन रहा था तो एग्जामिनर सांस नहीं ले रहा होगा। डाइजेशन से 3 है, होम्योस्टेसिस से 7 है, बायोटेक्नोलॉजी से 4 हैं। तो ये है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन और टोटल बनते हैं 81 क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई डिस्कशन के साथ।